पेट पीठ तो पूरा साफ होता है, कफ एलर्जी भी पूरी साफ हो जाती है। दूसरा इसका अभ्यास है दोनों हाथ कंधों के समानांतर। अब थोड़ा ध्यान से करना होगा। स्वामी जी, योग अभ्यास का नाम भी जरा बताइएगा आप, साथ में जो दर्शक आपको देख रहे हैं। कंधे के ऊपर इसका नाम है कटी चक्रासन। ये कटी चक्रासन के दो अभ्यास है। दोनों हाथों की हथेलियां कंधों के समानांतर, पैरों में फासला, एक हाथ कंधे के ऊपर दूसरा के ऊपर, कटी चक्रासन। ऐसे ऐसे आराम आराम से एक हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ पीछे घूम के जंघा के ऊपर आ जाता है। ऐसे तो सुबह उठ करके गर्म पानी पी करके अभ्यास करेंगे तो पेट आराम से साफ हो जाता है। ज्यादातर लोग पेट साफ करने के लिए कई तरह के चूर्ण खाते हैं, उससे आते उनकी और कमजोर हो जाती है और एक के बाद 2-3 चम्मच दवाइयां खानी पड़ती हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल लेना पड़ता है, किसी को सब गोली लेना, आपको एलोपैथिक और केमिकल्स लेने पड़ते हैं, तब जाकर के पेट साफ होते हैं। दोनों हाथ बराबर और दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे ऊपर उठा लिया तो ये ताड़ासन हो गया। ताड़ासन ऊपर ये उठाना, पैर पास में रख करके हथेलियां ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है ऐसे, इस प्रकार से पूरा श्वास अंदर भर करके। और सुबह सुबह जब उठ के करेंगे तो श्वास का जो बल है वो पेट की ओर होगा तो पेट बहुत जल्दी साफ हो जाता है। तो ये ताड़ासन जो अभी कर रहे हैं हम, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की मेरी कद बढ़ने की उम्र अब निकल चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ये पूछ रही हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ताड़ासन करने से कद भी बढ़ता है, तो किस उम्र तक बढ़ सकता है? 18 साल की उम्र तक बढ़ जाएगा और बाकी यदि 60 साल के बाद भी बढ़ जाएगा। अब 18 में भी बढ़ता और 60 में भी बढ़ता। आप कहेंगे ये कैसे? तो 18 साल तक तो हमारा T3, T4, TSH का बैलेंस, थायराइड, पैराथायराइड, पीछे ग्लैंड और बॉडी का पूरा सिस्टम अच्छा होगा तो बढ़ेगा, हमारा खान पान अच्छा होगा तो बढ़ेगा। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन के दो अभ्यास, खड़े होकर के ऐसे और ऐसे। तो एक तो 18 साल तक बढ़ता है, 60 साल के बाद लोगों के बोन्स में डीजनरेशन होने लगता है। तो योग से डीजनरेट में बोन्स भी रीजनरेट हो जाते हैं। ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा होने से उससे भी हाइट बढ़ जाती है। खैर, तो ये 3 अभ्यास खड़े होकर के, एक अभ्यास अब उल्टा लेट करके है। ऐसे उल्टे लेट जाए मीनाक्षी जी, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग सुबह उठ के गर्म पानी पिए और ये आसन करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप टहल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। बिना टहले बहुतों का पेट ही साफ नहीं होता है, तो ये आसन कर ले तो पेट भी साफ हो जाएगा, नाक भी साफ हो जाएगा, एलर्जी भी साफ हो जाएगी। थोड़ी जमीन पर सामने से उठ गए, दोनों पैरों में पीछे फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। इसको तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। जैसे सुबह उठ करके गर्म पानी पिएंगे, ये आसन करेंगे, और यदि आपने 8-10 गिलास पानी पी लिया थोड़ा थोड़ा करके 5-7 बार में, तो जैसे आप ऊपर से पानी पीते हैं ऐसे ही साफ पानी आपके एनस से निकलने लगता है। इतना अच्छे से पेट साफ हो जाता है। लेकिन ये रोज नहीं करना, ये पूरा साफ करने वाला तो 2-3 महीने में एक बार करना, थोड़ा थोड़ा रोज कर लेना तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं, तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक संस्कृत में टेढ़ों को बोलते हैं, भुजंग सांप को बोलते हैं। मानो कि सांप ने अपनी फन उठा करके और पीछे की ओर देखना शुरू कर दिया टेढ़ा होकर के। तिर्यक भुजंग आसन, श्वास अंदर भर के करते हैं इसको। तो ये आसन, एक एक आसन 5-5, 10-10 बार ऐसे कर लेते हैं। और लास्ट 5वां आसन है, इसको कहते हैं उदराकर्षासन। घुटनों के बल ऐसे बैठ गए। वैसे तो पहले टॉयलेट में भी ऐसे बैठते थे, आजकल तो खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पीते हैं और खड़े खड़े ही हगते हैं। मीन्स टॉयलेट भी ऐसा हो गया है, नीचे ऐसे बैठते ही नहीं है। स्वामी तो जी, लेकिन ये देसी स्टाइल ज्यादा बेहतर नहीं था। ऐसे ना बैठ पाए वो ऐसे बैठ जाए। उससे बहुत अच्छे से पेट साफ होता है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे कर लेना। मैं पहले उनके लिए बता दे रहा हूं जिनके घुटने कमजोर है, तो ये तो उनके लिए। बाकी जो जवान है
जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मीनाक्षी जी आप भी रख लीजिए जी। अब दायां घुटना बाएं पंजे के पास जाएगा, इसका नाम है उद्राकर्षासन, इसको शंखासन भी कहते हैं। शंख प्रक्षालन बहुत अच्छी क्रिया शुद्धिकरण की। दायां पैर का घुटना बाएं पंजे के ऊपर पास, और ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर ऐसे दबा दिया, बाएं कंधे से पीछे की ओर ऐसे देखा, ऐसे ऐसे, फिर दूसरी ओर से ऐसे। तो ऐसे जब 5-10 बार ऐसे करते हैं लंबे श्वासों के साथ, और लंबे लंबे श्वास भरते एकदम रिलैक्स होकर के करते हैं, सहजता, प्रसन्नता, ऐसे ऐसे जब करेंगे तो पेट फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा और गला भी साफ होगा। जिनको कब्ज रहता है उनको पेट गड़बड़ रहने से फिर कफ भी ज्यादा बनता है, नाक भी बंद हो जाते हैं, सर्दी जुकाम नजला, और धीरे धीरे नजले का असर आंखों पर आता है तो आंखों पर चश्मा, बालों पर आता है तो बाल सफेद और झड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर आता है तो चेहरे पर झाइयां आ जाती हैं, वो कफ का असर गले में आता है तो थायराइड पैराथायराइड की समस्या, फेफड़े पर आता है तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और लंग फाइब्रोसिस तक की समस्या हो जाती है। और वो नजले का असर जब पूरे शरीर में आता है तो फिर पूरा शरीर जो है भारी हो जाता है और आलस्य बढ़ने लगता है, नींद आने लगती है, बहुत समस्या होती है। तो उसके लिए ये 5 आसन तो शुद्धिकरण के लिए बताए। स्वामी जी अब आखिरी आसन बताया कफ एलर्जी के लिए प्राणायाम में, जी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने जो आखिरी आसन बताया उसे देखकर मुझे फिल्म याद आ गई, कुछ कह रहे अमित जी? हाँ, उसमें आपको याद होगा पीकू फिल्म जो आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, इरफान खान थे, इरफान खान इसी तरह से समझाते अमिताभ बच्चन को जो आप समझा रहे थे। और इस बीच एक सवाल भी हमारे पास आ चुका है, एक दर्शक है हमारे आरुष गुप्ता, वो लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं इंडिया टीवी पर। उनकी तकलीफ यह है कि उनके गले में बता रहे हैं सलाइवा जो है वो अटक गया है और उनको अंगूठे से दबा के उसे निकालना पड़ता है, तो इसका क्या उपाय है? देखो गले के लिए पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए और इस गले को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई भी चीज तब अटकती है जब आपके गले के अंदर की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसके लिए मैं 5 प्राणायाम बता रहा हूं। एक तो भस्त्रिका रोज करना ही है, दूसरा कपालभाति, आप देख रहे हैं इससे गले तक असर आता है। पेट पर तो होता ही है, पेनक्रियाज पर तो इसका असर होता है, वेट पर, प्रोस्टेट पर होता ही है। हमारे गिरीश आहूजा जी ने भी परसों मुझसे ही पूछा था जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ इंडिया टीवी पर कि स्वामी जी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो क्या करें। मैंने कहा लौकी का जूस, उसमें 5 पत्ते तुलसी के, 5 काली मिर्च डाल करके सुबह सुबह पियो, और कपालभाति ये करो, इससे प्रोस्टेट भी अच्छा हो जाता। बढ़ा हुआ 40-80 ग्राम तक वेट हो जाता है, 20 ग्राम नॉर्मल वेट होता है प्रोस्टेट का, वो नॉर्मल आ जाता है। और ये पेट के साथ, पेनक्रियाज के साथ, लीवर किडनी के साथ, यूट्रस ओवरी के साथ साथ ये गले के लिए भी अच्छा होता है। तो पूरा गला इससे ठीक हो जाएगा। उनको कोई भी सलाइवा, कफ कुछ भी नहीं अटकेगा। किसी किसी को दिन भर यहां गले में कफ टपकता रहता है, बहुत खतरनाक होता है वो। इसके लिए आगे और भी बहुत जबरदस्त उपाय आपको हम बताएंगे, लेकिन भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उज्जाई। गले को टाइट करते हुए श्वास अंदर भरना, मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भर करके रोक के रखना, ऐसे लगभग आधा मिनट तक, धीरे धीरे 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं अंदर। ये गले के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, जिनके गले के अंदर की मांसपेशियां कमजोर पड़ गई हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम करना। ये सब रोगों में काम आता है। दोनों नाक खोल देता है, बाएं को चंद्रस्वर, दाहिने को सूर्यस्वर, इसी को ईड़ा पिंगला और बीच को सुषुम्ना कहते हैं। इसी से जुड़े हुए 72,72,10,201 नाड़ियां। एक खास बात ये बताना चाहता हूं, बायां ठंडा होता है, चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्य होता है। दाहिने से
ऐसे श्वास लें, बाएं से छोड़ दें। आप भी लीजिए न्यासी जी, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना, बाएं से छोड़ देना। थोड़ी देर में आपके शरीर में गर्मी आएगी, पसीना आने लगेगा। मैं तो यार धूप में बैठा हूं इसलिए पसीना मुझे तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन ऐसे गर्मी पैदा होगी और पूरा पसीना आएगा, सारा कफ कोल्ड अपने आप क्लीन हो जाएगा। दाएं से भर के बाएं से छोड़ना, ऐसे इसके 11 से 21 राउंड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा रोक भी सकते हैं। ऐसे रोक लिया, आधा से 1 मिनट तक ऐसे रोक लिया, इससे फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। स्वामी जी, आप में तो कैपेसिटी आप 1 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन जो रोक नहीं सकते वो कितना रखें? जितना दूध में 10-20 सेकंड शुरू करके धीरे धीरे 30, 40, 50, 60 सेकंड, एक सप्ताह में करीब 1 मिनट रोकने का कैपेसिटी आ जाएगा। जिनको अस्थमा है उनको 1 महीने लग जाएगा, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा मजबूत नहीं होता है, तो उनका फेफड़े का सिकुड़ना और फैलना 1 महीने में अच्छा हो जाएगा, तो वो भी 1 महीने के बाद रोक पाएंगे। नॉर्मल लोग 1 सप्ताह में 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर पाएंगे, उससे उनकी प्राण शक्ति, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था इसके साथ साथ कि ये तो हो गए प्राणायाम के उपाय। अब घरेलू उपायों में सबसे अच्छा उपाय है दूध में हल्दी, शिलाजीत या च्यवनप्राश, ये ले लें। इसके साथ साथ 5 काली मिर्च, 5 बादाम गिरी धीरे धीरे चबा करके खा लें। डायबिटीज हो तो काली मिर्च और हल्दी ले ले, जो है ये काली मिर्च और बादाम चबा के खा लेना, नहीं तो पाउडर भी बना के रख सकते हैं। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खंड या शक्कर, जैगरी, या उसमें फिर जो भी बूरा आदि उपलब्ध हो, और या मिश्री पाउडर कर ले। 20 से 25 ग्राम काली मिर्च, ये 1 चम्मच रात को ले लेते हैं तो सर्दी जुकाम कफ नजला क्लीन हो जाता है, पेट भी एकदम साफ हो जाता है, स्किन डिजीज भी अच्छी हो जाती है। स्किन डिजीज का एक कारण बड़ा है लीवर की गड़बड़ी, पेट खराब होना, स्ट्रेस होना और बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स वाला खाना खाना। खैर, तो मैं अभी स्किन के एलर्जी की तो बाद में बात करूंगा, अभी ये चेहरे के एलर्जी की आज बात करेंगे। पहले तो नाक की एलर्जी, कफ की एलर्जी, फिर स्किन की एलर्जी के ऊपर हम आएंगे। तो 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खंड, शक्कर, मिश्री आदि, 20-25 ग्राम काली मिर्च, ये पाउडर करके रख ले। 1 चम्मच रात को ले ले। जिनको शुगर हो वो खाली बादाम और काली मिर्च का ही पाउडर करके रख ले और 1 चम्मच ले ले, तो ये बड़ा जबरदस्त होता है। स्वामी जी, इंडिया टीवी के जरिए लोग लगातार आपसे जुड़ रहे हैं और स्वामी जी आपसे अपने अपने सवाल पूछना चाहते हैं। उनमें से एक सवाल आया है संजय श्रीवास्तव का। ये कह रहे हैं कि वो अस्थमा के मरीज हैं और पिछले बहुत दिनों से इनकी खांसी बढ़ गई है और खासतौर पर अभी तो कोरोना का इतना खतरा है कि नॉर्मल खांसी भी लोगों का बीपी बढ़ा देती है। तो इनकी जो अस्थमा की बीमारी है और ये जो इनकी खांसी बढ़ी हुई है, इसे योग अभ्यास से कैसे ठीक किया जा सकता है? एक तो जो हमने आज ये प्राणायाम बताए, प्राणायाम करें, और आसन बताए उतने आसन करें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं, दही, छाछ, खट्टी चीजें ये ना खाएं पिएं। कभी भी ठंडा पानी पीना ही नहीं है। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना है। जिनको कफ है, कोल्ड, एलर्जी है, जिनको मोटापा है और जिनको जोड़ों में दर्द है, उनको ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। फिर श्वासाहारी मैं कह रहा था, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में भी हमने लेख प्रकाशित कराया है। ये एलोपैथिक की जो एंटीबायोटिक्स हैं, एलर्जी की, कफ, कोल्ड, अस्थमा की दवाइयां, उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो श्वासाहारी ये 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ ले ले, उससे कफ कोल्ड बहुत अच्छा हो जाता है। और जो है मेरा लिंक टूट गया है तो कॉल उधर से कर लेंगे तो आवाज मेरे तक आ जाएगी। तो ये कफ कोल्ड के लिए बहुत जरूरी है ये श्वासाहारी। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जिनको भी कफ कोल्ड है वो गिलोय का काढ़ा, गिलोय में तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और जो है छोटी पीपल, ये उबाल करके काढ़ा पी लेते हैं तो ये भी बहुत जबरदस्त होता है। तो
इंडिया टीवी के तमाम दर्शक जो इस वक्त स्वामी जी को सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, पहले 5 जो योगाभ्यास बताए हैं उसका आप पूरी तरह से पालन करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका के बारे में बार बार स्वामी जी ये कहते हैं कि ये कितना लाभदायक है और केवल एक बीमारी का इलाज नहीं बल्कि कई बीमारियों का इलाज इन योगाभ्यास में है। स्वामी जी, तो अस्थमा के मरीजों के लिए आप बता रहे थे कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं? तो योगाभ्यासों में मैंने कहा प्राणायाम सब करे, और प्राणायाम के साथ साथ में ये श्वासारी जो मैंने बताया, श्वासारी का पाउडर सुबह दोपहर शाम ले लें, नहीं तो त्रिकुटा सीतोपलादी शहद के साथ ये दादा दादी नाना नानी से हम सुनते आए थे, तो ये श्वासारी सीतोपलादी शहद के साथ खा लेते हैं। और गिलोय, तुलसी और मुलैठी का काढ़ा, मुलैठी, काली मिर्च, अदरक, मिश्री मुंह में डाल के चूस लेते, उससे भी खांसी एकदम से ठीक हो जाती है। लवंगादिवटी, खदिरादिवटी चूस लेते, उससे भी खांसी एकदम अच्छी हो जाती है। और दूध में हल्दी डाल करके उबाल करके पी लेते, उसके साथ च्यवनप्राश ले लेते, उससे भी खांसी अच्छी हो जाती है। एक खास उपाय आज मैंने उसकी विशेष तैयारी कर रखी है, जिनका भी कफ कोल्ड बड़ा रहता है, नाक गला सब खराब रहता है, उसके लिए जल नेति और सूत्र नेति बहुत अच्छी है। इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों को हम आज ये भी क्रिया दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग समझते थे कि ये तो खाली योगी कर सकते हैं, आप भी अपने घर में इस लोटे में गर्म पानी भर करके नाक से लगा करके कैसे कर सकते हैं। और ये नाक में डाल करके कैथेटर सबको मिल जाता है मेडिकल स्टोर पर। पहले सूत्र नेति धागे से बनाते थे, हमने उसका ये इजी वर्जन ले लिया है। तो जल नेति, सूत्र नेति, ये भी कफ कोल्ड के लिए जबरदस्त है। और फिर नस्से भी बताएंगे। तो मीनाक्षी जी, ये जल नेति और सूत्र नेति बहुत कठिन क्रियाएं मानी जाती थी, आज इनका भी डिमोन्स्ट्रेशन हम इंडिया टीवी के दर्शकों को यहाँ से दिखाना चाहते हैं और इसकी सावधानियां बताते हुए घर पर कर सकते हैं, ये यहाँ से हम आज एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो स्वामी जी आप करें, क्योंकि मैं सिर्फ देख सकती हूँ। ये कठिन प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप अपने घर पर करें। स्वामी जी बताएं। तो इसमें सबसे पहली सावधानी तो ये है कि ये जो जल नेति करते हैं उसमें नाक से ये पानी निकालते हैं और गुनगुना पानी रखते हैं, ठंडे पानी से नहीं करना। अभ्यास के बाद जिनको कफ कोल्ड नहीं है, आंखों की रोशनी कमजोर है, आंखों पर चश्मा है, वे फिर सामान्य पानी से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी खांसी है, वे गर्म पानी उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके ऐसे बैठ करके पहले करें, बाद में खड़े होकर के भी कर सकते हैं। नाक से ऐसे इसको लगाते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से श्वास नहीं लेना, सबसे पहली शर्त। तो ऐसे नाक से लगा से पानी निकलने लगेगा। हमने अपने वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों को बुलाया हुआ है, तो जो है जल नेति में नाक में ये लोटा लगाएंगे, उसमें गर्म पानी भर लिया है। अब गर्म पानी भर करके और दाएं नाक से लगा दिया, बाएं नाक से अपने आप पानी निकलने लगता है। जैसे मुंह से श्वास लेंगे, नाक से श्वास नहीं लेना, नाक से श्वास ले लेंगे तो माथे में चढ़ जाएगा पानी। मुंह से श्वास लेते रहना है, गर्दन को टेढ़ा रखना है जैसे ब्रह्मचारी जी ने किया हुआ है। दाएं नाक से ऐसे लोटा लगा दिया तो बाएं नाक से अपने आप पानी निकलने लगता है। ये जल नेति होती है। ऐसे पहले तो 100-200 ग्राम में निकलेगा, बाद में पूरा लोटा निकल जाता है ऐसे आराम से। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, खड़े हो जाइए ब्रह्मचारी जी, और दूसरी तरफ से करेंगे। देखो, जब ऐसा करते हैं ना तो शुरू में तो नाक से पानी निकलेगा, छींकें आएंगी, अच्छी बात है, थोड़ा नाक भी साफ हो जाएगा, आंखें भी साफ हो जाएंगी, कफ भी साफ हो जाएगा। ऐसे जैसे बैठ के किया था ऐसे खड़े होकर के फिर इसको करते हैं। बाएं नाक से लगाया और दाएं नाक से अपने आप पानी निकलने लगेगा। इसको जल नेति कहते हैं। तो नाक से ऐसे लगाने के बाद पहले बूंद बूंद करके बाद में ऐसे धार निकलने लगेगी पानी की। लेकिन मुंह से श्वास लेना है, नाक से नहीं लेना है, ये सावधानी रखनी है। जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है उनको कतई नहीं करना है। जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, उनको ये नहीं करना है। तो ऐसे दाएं नाक से लगाया तो बाएं से निकलने लगता है पानी, बाएं से लगाया तो दाएं से निकलने लगता है। इससे दोनों स्वर हमारे शुद्ध हो जाते हैं। इनमें जो भी कफ कोल्ड डेंजर जमा होता है, जिनको मैंने कहा था
कफ अंदर से ही टपकता रहता है, गला भर जाता है कफ से, वो एकदम साफ हो जाता है। तो ये दाएं और बाईं ओर से जल नीति की। अब किसी किसी को अंदर से पोलिप्स बढ़ जाते हैं, अंदर से इतने पोलिप्स बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ता है। किसी किसी को तो मैंने देखा 2-3 बार ऑपरेशन कराने पड़ते, बाद में कैंसर हो गया नाक के अंदर। तो उसके लिए अभी दूसरे ब्रह्मचारी हमारे तैयार हैं, वो इसको पहले इसको पानी में भिगो बेटा, इसको पानी में भिगोते हैं, पानी में भिगो लेते हैं और पानी में भिगो करके और फिर नाक में डालते हैं। लेकिन ये करने से पहले रात को इसको हटा दो कपड़े को, हाँ, और अब डालो, धीरे धीरे डालते हैं। पहले दाएं नाक से डाला, धीरे धीरे अंदर डालेंगे। नाक से डाला तो पहले तो नाक में खुजली होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये मुंह में आ जाती है। फिर देखो हाथ डाल करके मुंह में और ऐसे निकाल लिया। देख रहे हैं मीनाक्षी जी? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया स्वामी जी। ये कैसे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार हो रहा है कि नाक से जा रहा है। ये है क्या चीज जो नाक में डाली जा रही है स्वामी जी? स्वामी जी, ये किसी के गाइडेंस के बिना तो कर नहीं सकते, किसी न किसी गाइडेंस चाहिए होगी। पहले ये धागे से बनाते थे, फिर उसके गाइडेंस में दे रहा हूं सारी, और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। बस मैंने कहा जिनको एपिलेप्सी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको चक्कर आते हैं बहुत अधिक, वो ना करे। और जिनके नाक पूरे बंद है, पहले प्राणायाम से खोल ले, उसका और भी तरीका बताऊंगा। तो और इससे जो नाक अंदर से बंद होते हैं, पोलिप से बड़े होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। अब नाक से डाला, मुंह से निकालेंगे धीरे धीरे, फिर इसको गर्म पानी से धो लेंगे, और गर्म पानी से धो करके और जो है फिर दाएं के बाद अब बाएं नाक से डालेंगे। जरा सावधानी पूर्वक डालते हैं, और बाएं नाक से डाल करके धीरे धीरे डालें। आराम से करो ब्रह्मचारी जी, इतनी तेजी से नहीं, आराम से डाला तो गले में जाते ही फिर खुजली होने लगती है गले में। फिर आराम से हाथ डाल करके बीच की 2 उंगलियां ऐसे डाल देते हैं और उससे पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहले ऐसे बहुत ज्यादा नहीं घुमाना, पहले दिन तो नाक से डालना, मुंह से निकाल देना, बाद में थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे हिला भी लेते हैं। मैं एक बार फिर आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया जो आपने बताई, जल नेति और उसके बाद ये प्रक्रिया, ये क्या किसी सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए? क्योंकि देख के लग रहा है बहुत कठिन है। चलो अब मैं इसका सरल तरीका बता देता हूं। देखो ये कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे मैंने जल नेति ऐसे बोला, किसी योगाचार्य के मार्गदर्शन में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैंने योग के ऊपर जितने रहस्य के पर्दे पड़े हुए थे, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, पंचकर्म, षटकर्म, ये जो कोई बहुत बड़ा गुरु हो उसके मार्गदर्शन में करने चाहिए। अरे भाई इनमें सावधानी पूर्वक करने पड़ेंगे। सड़क पे चलने में भी सावधानी रखनी पड़ती है, बोलने में भी सावधानी रखनी पड़ती है, खाने पीने में भी सावधानी रखती है। पानी भी ठीक से ना पियो तो धांस लग जाती है, खाना भी ठीक से ना खाओ तो। एक हमारे वैद्य मेरे साथ गए थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने वहां मोगो जाके कंद जैसा होता है ऐसा खा लिया, गले में अटक गया, फिर उनको ठोक ठाक करके फिर निकालना पड़ा। तो कोई भी चीज में सावधानी तो रखनी पड़ेगी। जल नेति के लिए लोटे में पानी लेके मुंह खुला रखे और आराम से ऐसे लगा के रखे। 1-2-3 दिन में अपने आप पानी बाएं से निकलने लग जाएगा। नाक से श्वास नहीं लेना, बस ये सावधानी रखनी। ये नाक से ऐसे डालते हैं तो ये अपने आप जैसे जैसे डालेंगे तो ये गले में आ जाएगा और इसको निकाल लेते हैं। तो लेकिन पहले दिन तो नाक बंद होंगे, तो कैसे खोले? तो प्राणायाम करना, और इसका एक दूसरा तरीका होता है, उसको फिर तेल नेति बोलते हैं। आप इधर आ जाओ ब्रह्मचारी जी और यहां ऐसे लेट जाओ। मेरे पास यहां सरसों का तेल है, ये जो मैंने इसमें ड्रॉपर में भर रखा है। मेरे पास यहां बादाम का तेल भी है, ये भी यहां पर है। ये षडबिंदु तेल भी है और अणु तेल भी है। तो ये कोई भी, सरसों का तेल तो सबके घर में होता है, जिनको बहुत कफ कोल्ड हो तो षडबिंदु तेल या अणु तेल लगा सकते हैं। ये नाक में डाल लें, इससे नाक खुल जाते हैं। फिर ये जल नेति और सूत्र नेति करना आसान हो जाता है। नहीं तो किसी किसी को असावधानी पूर्वक करे तो फिर शुरू में अनाड़ीपने से डालेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वो नहीं करना, धीरे धीरे होगा।
तो स्वामी जी, ये जो आप सरसों का तेल नाक में डालने की बात कर रहे हैं, जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये तो दादी नानी का नुस्खा भी होता है। नाक अगर ब्लॉक हो गई है तो थोड़ा सा 1 बूंद सरसों का तेल डाल देते हैं, बच्चों को छींक आती है, तुरंत नाक साफ हो जाता है। डालते हैं, हाँ, ये बहुत पुराना नुस्खा है। मैं आपको एकदम रियल बात बताता हूं। हमारी बहन हेमा मालिनी जी और जो है धीरेन्द्र जी, धर्मेंद्र जी, तो दोनों योगाभ्यास बहुत करते, कपालभाति, अनुलोम विलोम। धर्मेंद्र जी दोनों ही बहुत आधा घंटा, 1 घंटा अभ्यास करते हैं। तो मेरे को एक दिन हेमा मालिनी जी ने फोन किया, स्वामी जी मेरे नाक बंद है और 7 दिन से मैंने एंटीबायोटिक ले ली, नाक नहीं खुल रहे, अब कान भी बंद हो गए, आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या करें? तो मैंने उनको कहा बहन सरसों का तेल डालो। बोले स्वामी जी मजाक कर रहे हो या मुझे इलाज बता रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, अब डालो। तो मैंने अपने सुरेश यादव जी कलकत्ता के अपने मुंबई के प्रभारी को भेजा, वो उनको खुद जाकर के डाल आए। एक बार तो वो चिल्लाई, 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया, बोले स्वामी जी तो 7 दिन से नाक बंद था, खुल गया। तो ये थोड़ा ऐसे गर्दन को ऐसे थोड़ा ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर नाक के अंदर ऐसे सरसों का तेल डाल देते हैं ऐसे, तो पहले ही दिन से नाक खुलने लगता है। थोड़ा लगेगा, आंखों में आंसू आने लगते हैं, ऐसे 1-2 बूंद से लेकर के, क्योंकि पतंजलि का सरसों का तेल है, बहुत शुद्ध है, तो आंखों थोड़ा लगता है नाक के अंदर, और कफ कोल्ड तो पूरा साफ हो जाता है। फिर ये सूत्र नीति करेंगे तो आराम से, पहले ये तेल डाल दे नाक में, सरसों का तेल। जिनकी बहुत ही कोमल प्रकृति है, बहुत प्रकृति के लोग होते हैं, वो षडबिंदु तेल, अणु तेल या बादाम रोगन डाल लें, या गाय का घी भी डाल सकते हैं। तो उससे नाक को एकदम क्लीन हो जाते हैं, पोलिप्स खत्म हो जाते हैं, सुबह उठते ही शरीर छींक आने की समस्या है वो खत्म हो जाती है। तो ये जल नेति, सूत्र नेति और ये तेल नेति आपको बता दी है, ये बहुत जबरदस्त है। शुरू में ऐसा करेंगे तो 100-200 ग्राम तक कफ निकलता है, इसमें पूरा क्लीन हो जाता है सिस्टम। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, बस थोड़ी सी सावधानी के साथ करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। मीनाक्षी जी, तो हमने अस्थमा के बारे में, साइनस के बारे में आपसे सारे योगाभ्यास भी सीख लिए और क्या क्या हम नुस्खे अपना सकते हैं वो हमने समझा। लेकिन स्वामी जी, जिस हिस्से के लिए मैं आज सबसे ज्यादा बेचैन थी वो ये थी कि झड़ते बालों को कैसे रोक लिया जाए, और साथ ही साथ सौंदर्य के लिए यानी त्वचा के लिए हमें क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए। और इन दोनों के लिए स्वामी जी से बेहतर कोई व्यक्ति है नहीं, क्योंकि स्वामी जी अपने उम्र से भी आधे लगते हैं, और स्वामी जी आपके जो बाल हैं वो तो वाकई में लोगों को कॉम्प्लेक्स देते हैं कि इस उम्र में भी आपने क्या जबरदस्त रखे हैं इन्हें। नहीं देखो, मैंने अपने बालों के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया हुआ है। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मेरे बाल ये आर्टिफिशियल नहीं है, कोई विग मैंने नहीं लगाई हुई है। मेरे बाल जो है ये पीछे से जब खोलते हैं तो ये पीछे कमर तक आ जाते हैं, तो मैं बांध के रखता हूँ। स्वामी जी, मीनाक्षी तो आप तुमसे ज्यादा लंबे बाल हैं, छोटी यहीं तक है। स्वामी जी, लंबे करने और घने भी करने, आप तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी कॉम्प्लेक्स देंगे आज। तो नहीं, मीनाक्षी जी ने शायद कटिंग करवा रखी है, मैंने कटिंग सेटिंग नहीं करवा रखी। तो एक तो नेल्स को पीछे से ऐसे रगड़े, तो मीनाक्षी जी के बाल अच्छे हैं, इनका चेहरा भी अच्छा है, और ये ऐसे 100 साल तक राज की बात आपको मैं बताता हूँ, योग करने वाली ये मीनाक्षी के बारे में एक राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं ना, मीनाक्षी को मैंने हमेशा देखा है कि स्टूडियो में बैठ के ऐसे करती रहती है। जी जी। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा, 5 मिनट ऐसा कर लें। मैं आपको करीब 15 साल पहले की बात बताता हूं। मैं इंदौर में गया, वहां एक बहुत बड़ी संस्था, पहले वहां पर वायदा का काम होता था, कमोडिटी के लिए जो बोली लगाते हैं, तो वहां एक चौकीदार था जी, और उसके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। फिर मैं दोबारा वहां गया 2 साल बाद, तो उसने बोला स्वामी जी मेरे बाल आ गए। क्या किया? बोला आपने 5 मिनट ये बोल के गए थे, मैं 5-5 मिनट सुबह शाम करता रहा और 5-5 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम किया, मेरे तो बाल आ गए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, ये 5 मिनट ये कर ले, और अपने बालों में तिल का तेल, सरसों का तेल,
हम दिव्य केश तेल, केश कांति तेल बताते वो लगा ले। हो सके तो रीठा से, आंवला से बाल धो ले, नहीं तो केश कांति हम बनाते ही है बालों के लिए नेचुरल। हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर ये केमिकल वाले लगाते हैं, इसको अवॉइड करें। और आंवला एलोवेरा सुबह पिए। आंवला एलोवेरा पीने से तो बाल बहुत घने, काले और कम से कम 50-60 साल तक तो आपके बाल सफेद भी नहीं होंगे, थोड़े बहुत सफेद होंगे तो अच्छे लगेंगे। और 60-70 के बाद सफेद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गंजे बिल्कुल नहीं होंगे। आंवला एलोवेरा जूस पिए, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, 5 मिनट ये करें। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो सर्वांग आसन कर ले, ऐसे, या शीर्षासन कर ले। तो ये बालों के लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइट अच्छी रहेगी और पूरा शरीर अच्छा रहता है। सर्वांग आसन इसी के लिए कहते हैं इसको, सभी अंगों को पोषण मिलता है। तो ये सर्वांग आसन या शीर्षासन आप जानते ही हैं। शीर्षासन जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। पहले दीवार के साथ कर ले, बाद में बिना दीवार के भी कर सकते हैं। तो ये बालों के लिए जबरदस्त उपाय है। बस खाने पीने में हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। जो पानी कम पीते हैं उनके भी बाल झड़ते हैं, उनको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, उनका बीपी भी बढ़ जाता है, उनका पेट भी खराब रहता है, कब्ज भी रहता है। तो पानी की मात्रा भी पूरी लें, हरी साग सब्जियां ज्यादा खाएं, आंवला एलोवेरा जूस पी ले, बाल 100 साल तक अच्छे रहेंगे। स्वामी जी, आज अब कार्यक्रम के अंत में इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका हौसला बना रहे, वो फिट रहे और हमारे आपके साथ योग वो हर दिन करते रहें। आज चेहरे की झाइयों के लिए बच गया था, उसके लिए पूरा इलाज तो बाद में बताएंगे। एक छोटी सी बात बता देते हैं। एलोवेरा जूस पिए और ये एलोवेरा जेल लगाइए। मैं भी रोज नहीं, सप्ताह में 1 बार लगा लेता हूं ऐसे। और इससे मैं कितनी देर धूप में भी बैठता हूं तो भी मेरा चेहरे का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। अभी मैंने इसलिए लगा लिया, अभी भी घंटे भर से धूप में बैठा हूं तो पूरा कल बता देंगे। लोग जवान रहना चाहते हैं हमेशा, तो एलोवेरा जूस पे एलोवेरा जेल लगाएं और चेहरे का ग्लो बढ़ाएं। पूरा कल इलाज बताएंगे। अंत में एक बात कहता हूं, आरोग्य के कुछ सूत्र दिए हैं महर्षि चरक सुश्रुत ने। उसमें एक सूत्र है, काल भोजनम आरोग्य कराणाम। आपको सदा स्वस्थ रहना है तो समय से खाना खाइए। और अच्छा समय सुबह 8 बजे, दोपहर का 12 बजे, शाम को 4 बजे के आसपास कुछ फल ले लें और रात को 8 बजे से पहले खाना खा लें। और समय से ही खाना खाएं, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी रात को 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। ऐसा ना करें। बिल्कुल। तो काल भोजनम आरोग्य कराणाम। और साथ ही और हास्यासन, हास्य योग, सदा खुश रहें। बिल्कुल। तो आपको जीवन में कोई रोग नहीं होगा। और स्वामी जी आपको बता दें कि जो ये हमारा प्रयास है इंडिया टीवी का और आपका साथ में, उसका असर भी देखने को ये मिल रहा है कि जो छावला में आईटीबीपी कैंप है, जहां पर लोग क्वारंटीन है, उनको भी योग कराया जा रहा है। योग अभ्यास के जरिए भी उनको अब खुश भी रखा जा रहा है, पॉजिटिव रखा जा रहा है और लोग ठीक होकर वापस भी लौट रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि योग अभ्यास में जो छिपा है वर्टिगो का इलाज, ये कल हमें बताएंगे स्वामी जी। इसके अलावा अगर बच्चों को दिखता कम है, नजर की उन्हें